एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीशी हुओ को ले जाकर एक फेशियल ट्रीटमेंट कराती है। वो जो कि पूरी रात भर सोया नहीं था, वो ट्रीटमेंट चेयर पर ही सो जाता है। शीशी फिर स्टाफ को स्ट्रिक्टली बोलती है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो लोग सिर्फ उसे रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट देते हैं। शीशी बताती है कि वो खुद भी सेट से भाग कर आई थी और उसका मैनेजर तो अब तक पागल ही हो रहा होगा। जब वो उठता है तो देखता है कि शीशी ने उसके हाथ की चोट पर बैंडेज लगाया था, जो देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो शीशी को कुछ ऐसा बोल देता है जो कि उसको दिल को चुभ जाता है, और वो रोते हुए बोलती है कि वो उसे नफरत करती है और ये बोलकर चली जाती है। वो उसे जाते जाते देखता है और सोचता है कि शीशी उससे नफरत ही करे, अगर प्यार करेगी तो उसे काफ़ी दुख उठाना पड़ेगा। वहीं शूलाई को उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। सीचुआन उसे समझाता है और फिर शूलाई डिसाइड करती है कि वो घर जाकर अपनी मॉम से बात करेगी। उसकी मॉम अभी भी गुस्से में थी, पर शूलाई अपने इमोशंस कंट्रोल करके शांति से सीचुआन के लिए स्टैंड लेती है। उसकी मॉम यहाँ पर समझ नहीं पाती कि वो उस फायरमैन के साथ क्यों रहना चाहती है, इसीलिए अब गुस्से में शूलाई बोल देती है कि 10 साल पहले हुए अर्थक्वेक में उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सीचुआन था। तब उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि जब वो लोग डिवोर्स ले रहे थे, तब शूलाई दुखी होकर अकेले ही हुएनिंग टाउन चली गई थी, जहाँ पर अर्थक्वेक में वो पूरा एक दिन और रात तक फंसी रही थी और उसे बचाने वाला सीचुआन था। उसकी मामा पुरानी फैमिली फोटो को देखते हुए रो पड़ती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने हमेशा अपनी बेटी के लिए बेस्ट सोचा, लेकिन उस प्रोसेस में उसने उसे ही हर्ट कर दिया। डैड ने भी उन्हें बताया था कि वो फायर स्टेशन गए थे और वहाँ पर उन्हें कमिश्नर ने बताया कि शूलाई एक बार किडनैप हो गई थी। तब सीचुआन ने अपने इंजर्ड लेग के बावजूद शूलाई को बचाया। सीचुआन ने शूलाई को 2 बार बचाया है। ये जानकर उसकी मॉम और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बाद में शूलाई फिर सीचुआन को बताती है कि उसका मिशन फेल हो गया। उसका मॉम से कुछ ही बातों में झगड़ा हो गया और अब उसे रिग्रेट हो रहा है। वो सोचती है कि क्यों लोग अपने सबसे क्लोज पर्सन पर ही गुस्सा निकालते हैं। तब सीचुआन बोलता है कि शायद इसीलिए क्योंकि हमें अपने क्लोज पर्सन के सामने कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती। और वो शूलाई को यहाँ पर एनकरेज भी करता है कि वो अपनी मॉम से ज़्यादा बातें करे। फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में उससे पूछती है कि जब सीचुआन की ग्रैंडपा को पता चला कि शूलाई की मॉम डैड उनकी रिलेशनशिप के खिलाफ है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद उनसे पर्सनली मिलेंगे। अगली सुबह अब ग्रैंडपा, जो कि अब एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, वो शूलाई के पेरेंट्स से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे से और जेंटली उनको समझाते हैं कि सीचुआन सिर्फ एक फायर फाइटर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे एक चांस दिया जाए खुद को प्रूव करने के लिए। अब जब एक दिन सीचुआन अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, तो शूलाई बताती है कि ग्रैंडपा से मिलने के बाद उसकी मॉम का एटीट्यूड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है और कुछ दिन में वो उन्हें दोबारा से डिनर के लिए बुलाएंगी। ऐसे वो डिनर का दिन भी आ जाता है और सीचुआन बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, लेकिन डैड और शूलाई की सपोर्ट से उसे एक चांस मिलता है खुद को साबित करने का। इस बार मॉम उसे डिनर करके जाने को कहती है। वैसे उन्होंने सीचुआन को अभी तक ओपन अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन वो ये बोल देती हैं कि वो उसे ऑब्जर्व करेंगे। डिनर के बाद अब शूलाई के पेरेंट्स वापस चले जाते हैं और सीचुआन शूलाई के साथ उसका सामान पैक करता है, क्योंकि उसका घर अब शूलाई के लिए कंफर्टेबल जोन बन गया था। ये उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अपने दिल का दर्द भूल जाती थी। अब घर खाली था, तो शूलाई सीचुआन की सारी फोटोज प्रिंट करके वॉल पर लगा देती है। सीचुआन भी यहाँ पर उसकी एक फ़ोटो लेता है और लास्ट फोटो दोनों साथ में लेते हैं, जिसमें उसने शूलाई की चीक्स पर किस किया था। जिसके बाद हम शूलाई को काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो हमेशा एक प्रोफेशनल और डिस्टेंट बिहेवियर रखती थी। तभी एक अपडेट आती है कि टीम लीडर को टीवी स्टेशन में प्रमोशन मिल गया था, तो उन्होंने अपने रिप्लेसमेंट के लिए शूलाई का नाम रिकमेंड किया है। अब शूलाई के लिए एक असेसमेंट पीरियड शुरू हुआ था, जहाँ पर वो टीम लीडर को निराश करना नहीं चाहती थी और सिर्फ ये चाह रही थी कि उससे कोई गलती ना हो। साथ ही इंटर्न्स की प्रमोशन लिस्ट भी आने वाली थी, तो उसने टीम लीडर से जाओ के लिए बात की। इसी बीच फांगशी ज़ैंग को एक वॉइस मैसेज भेजता है, जो कि गलती से सीचुआन सुन लेता है। जैंग भी फांगशी के उस मैसेज का रिप्लाई देती है, लेकिन जैसे ही फांगशी उसे डिनर के लिए पूछता है तो इस बार कोई भी रिप्लाई नहीं देते। सुबह के वक्त फिर फांगशी नॉर्मल था, लेकिन शाम होते होते उसका मूड थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो अब सीचुआन से हुआई के बारे में पूछता है, तो सीचुआन उसे बताता है कि हुआई एकदम सुबह के सूरज जैसा है, अपने आसपास के लोगों को वार्म देता है, और फांगशी भी उसी के जैसा है, लेकिन वो ज़्यादातर बारिश के बाद निकलने वाले सूरज की तरह है, शांत और एकदम नरम। तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। सीचुआन तुरंत अपनी फायर रेस्क्यू टीम को लेकर साइट पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ शूलाई भी रिपोर्टिंग के लिए वहां आ गई थी।
वो नानशियांग नर्सिंग होम के डायरेक्टर वांग यी का इंटरव्यू लेती है। वहाँ पता चलता है कि सिर्फ एक ही ओल्ड लेडी इंजर्ड हुई है और स्टाफ कम था, इसीलिए कई लोग नेग्लेक्ट हुए थे। डायरेक्टर ये भी बोलता है कि हो सकता है कि उस ओल्ड लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से आग लगी। शोलाई इसके बारे में सिचुआन से भी पूछती है, लेकिन उस वक्त सिचुआन कुछ क्लियर नहीं कह पाता क्योंकि फायर डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था। सिचुआन ने उस ओल्ड लेडी को बचाया था, तो उस ओल्ड लेडी ने उससे बोला था कि मेरी जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और वो सुसाइड करने वाली तो बिल्कुल ही नहीं लगती। शोलाई को भी अब लगता है कि इस स्टोरी में कुछ और भी है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बाद में फिर शोलाई और सिचुआन मिलकर केस को एनालाइज करते हैं। उन्हें शक होता है कि नर्सिंग होम का इलीगल एक्सपेंशन किया था कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ग्रैंडमा गाओ का रिएक्शन और वांग यी का एटीट्यूड देखकर शोलाई को लगता है कि वांग यी सुसाइड का एक्सक्यूज लेकर आग की असली वजह ओल्ड और फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग छुपा रहा है। तभी सिचुआन यहाँ पर शोलाई को याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ अजम्पशन है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। लेकिन तब तक ओल्ड लेडी हॉस्पिटल में ही थी। उसकी फैमिली ने तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और उसका इलाज भी सिर्फ डोनेशंस के भरोसे हो रहा था, जो कि काफ़ी नहीं थे। नर्सिंग होम भी तब तक कंपनसेशन देने से मना कर रहे थे, जिस वजह से शोलाई ओवरटाइम काम करके एक पावरफुल आर्टिकल लिखती है। जो ये देखकर उसके आर्टिकल की तारीफ करता है और बोलता है कि ये आर्टिकल पब्लिक ओपिनियन को गाइड करेगा। लेकिन शोलाई उसे स्ट्रिक्टली बोलती है कि जर्नलिज्म का मकसद सिर्फ सच दिखाना होता है, ना कि पब्लिक को मैनिपुलेट करना। लेकिन जैसे ही शोलाई चली जाती है, तब जो चुपके से उसके कंप्यूटर से आर्टिकल का कंटेंट मॉडिफाई करता है और उसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है। शोलाई अब वांग यी से दोबारा मिलकर उसके सामने एविडेंस रखती है। वांग यी बोलते हैं कि वो नर्सिंग होम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगा और ओल्ड लेडी जैंग को हॉस्पिटल में मिलने भी जाएगा, लेकिन पहले उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना है। वहीं सिचुआन और फांगशी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन फायर रिपोर्ट शोलाई को भेज देते हैं। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शोलाई की स्पेक्यूलेशन सही थी, फायर के लिए मेनली नर्सिंग होम रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जब शोलाई टीवी स्टेशन वापस जाती है तो टीम लीडर उस पर गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसकी अनवेरीफाइड रिपोर्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पर लीक हो चुकी थी। पब्लिक आउटरीच बढ़ गया और लोग वांग यी को मर्डरर कह रहे थे और उस पर ऑनलाइन ब्लेम करना शुरू हो चुका था, जिस वजह से वांग यी ने सुसाइड करने की कोशिश की और बिल्डिंग से जंप कर गया। उसकी वाइफ जो कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उसने प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया। अब सब ब्लेम शोलाई पर आ गया है और उसे काम से सस्पेंड कर दिया जाता है। वांग यी की जान तो इन सब के अंदर बच गई थी, लेकिन उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। उसकी प्रीमेच्योर बेबी भी अभी इंक्यूबेटर में थी। नर्सिंग होम के सारे ओल्ड लेडीज़ और एल्डर्स भी शोलाई से नाराज़ थे। शोलाई तो ये सबसे मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो सिचुआन उसका सपोर्ट करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वाइट बैनर्स लगे हुए थे जिसमें उसे काफ़ी कुछ बुरा भला कहा गया था और गालियाँ लिखी गई थी। शोलाई जब शावर लेने के लिए जाती है तो सिचुआन सब कुछ क्लियर कर देता है, पर शोलाई अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली थी। सिचुआन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और दरवाज़ा तोड़कर शोलाई को बाहर लेकर आता है। वो उसे समझाता है कि ये सब सिर्फ टेम्परेरी है, उसे हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। शोलाई फिर नर्सिंग होम के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करना शुरू कर देती है और कुछ दिनों बाद सिचुआन एक गुड न्यूज़ लेकर आता है। गवर्नमेंट ने नर्सिंग होम का रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया था। दूसरी तरफ फांगशी ने यांग से कुकिंग सीखना शुरू कर दिया था और जैंग को इम्प्रेस करने के लिए सिंसियर एफर्ट दिखा रहा था। वहीं जैंग हुआई की ग्रेव पर जाती है, उसे अपने दिल की बातें बोलती है। तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है जो कि फांगशी का था। वो यहाँ पर जैंग को झूठ बोलता है कि वो इंजर्ड हो गया है। जैंग तो बिना सोचे समझे तुरंत भागकर उसके पास पहुँच जाती है, लेकिन जाकर पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ एक मजाक था। जैंग को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो कि लाइफ के मामले में मजाक करते हैं, इसीलिए वो गुस्से में कह देती है कि उन दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। फांगशी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा सा मजाक जैंग को इतना हर्ट करेगा। बाद में फिर सिचुआन से उसे पता चलता है कि आज के दिन हुआई का मेमोरियल डे था, इसी वजह से जैंग इतनी ज़्यादा अपसेट थी। फिर फांगशी सिचुआन से बात करता है, जहाँ उसकी बात उसे झटका लगता है और हिम्मत भी मिलती है। उसकी आंखें खुल गई थी और उसका जैंग के लिए प्यार और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी तरफ शोलाई डिसाइड करती है कि वो वापस से काम पर लौटेगी। सिचुआन इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कंसर्न था, लेकिन फिर भी उसे टीवी स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर जियांग शोलाई को देखकर ताने मारते हुए बोलती है कि कितनी आसानी से उसके आसपास के लोग उसे धोखा दे सकते हैं। शोलाई को पता था कि वो आर्टिकल जो ने बिना परमिशन के पब्लिश किया था। उसने जो के लिए इस चीज़ को कन्फ्रंट किया, लेकिन वो उल्टा उसी पर ब्लेम डाल देता है और बोलता है कि सच्चाई के पीछे भागने का नतीजा यही होता है।
जो सुनकर शूलई अंदर से टूट चुकी थी। आज तक जिसे वो अपना सपना और करियर मानती थी, सब कुछ एक ही झटके में बिखर गया था। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देती है, लेकिन टीम लीडर उसे रोक देते और बोलते हैं कि उसे फिर थोड़ा सोच लेना चाहिए। पर शूलई ने किसी को नहीं बताया था, ना ही सीचुआन को। वो चुपचाप अब बस पकड़कर हुआनिंग सिटी चली जाती है, वापस उसी जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। सीचुआन भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो और फांग भी शूलई की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन सबसे पहले सीचुआन उसे ढूंढ निकालता है और शूलई को गले से लगाकर बोलता है कि अगर वो वॉल पर लगी फोटो नहीं देखता तो शायद उसका ध्यान हुआनिंग की तरफ कभी जाता ही नहीं। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी और शूलई उसकी बाहों में रोती रहती है। तभी वहां पर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। सीचुआन उसे बचाकर नीचे उतारता है और दोनों इस मोमेंट पर सेफ थे। उसके बाद सीचुआन को कमांड सेंटर ज्वाइन करना था, लोकल टीम के साथ रेस्क्यू के लिए। पिछले 10 साल में हुआनिंग की बिल्डिंग्स रीइंफोर्स किए गए थे तो डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन आसपास के गांव उतने लकी नहीं थे। सीचुआन चाहता था कि शूलई फांगशी के साथ वापस से घर चली जाए, पर शूलई मना कर देती है। सीचुआन अब उसे प्यार से समझाता है और फाइनली शूलई मान जाती है। फांगशी फिर मिशन पे जाने से पहले हॉस्पिटल जाता है और जैंग के लिए एक डायरी छोड़ देता है। जब जैंग वो डायरी पढ़ती है तो वो दिल से इमोशनल हो जाती है और भागकर फांगशी को ढूंढने लगती है और कहती है कि वो उसका वेट करेगी, उसे सही सलामत वापस आना होगा। दूसरी तरफ शूलई वापस नहीं गई थी। उसने डिसाइड किया था कि वो हुआनिंग में ही रुककर वॉलंटियर काम करेगी। और जब उसे पता चलता है कि एक जर्नलिस्ट इंजर्ड है और रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो वो बोलती है कि वो रिपोर्टिंग कर सकती है। प्रेस पास देखकर उसे एक चांस मिल जाता है। शूलई अब रिपोर्टिंग में जल्दी से अपनी जगह बनाती है। इसी बीच वो भी उसके पास आने के लिए निकल गया था। इस बार उसने डिसाइड किया था कि वो शूलई को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं टीवी स्टेशन में भी अर्थक्वेक न्यूज़ कवर करने के लिए किसी रिपोर्टर को भेजना था। जंग अपने जाने की बात करती है, लेकिन टीम लीडर तुरंत ही उसका काम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके मन में ऑलरेडी एक नाम था और वो था शूलई का। जियांग को टीम लीडर का ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसने सोचा था कि टीम लीडर तो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है और जल्दी ही वो खुद टीम लीडर बन जाएगी। पर टीम लीडर ने शूलई की रिपोर्टिंग देखी थी और उसे कांटेक्ट करता है। वो उसे एडवाइस करता है कि उसे रिपोर्टिंग करने का सोचना चाहिए, पर शूलई ने मना कर दिया था। अब कॉल के बाद शूलई सीरियसली सोचती है और जब सीचुआन ने शूलई से फ़ोन पर बात की थी और उसकी कन्फ्यूजन सुनी थी, तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए और जो उसका दिल कहे वही करना चाहिए। रात को फिर शूलई टीम लीडर को फ़ोन करके हाँ बोल देती है कि वो रिपोर्टिंग का काम कंटिन्यू करेगी। तब टीम लीडर उसे बताता है कि ओल्ड वुमेन जैंग का बेटा अपनी मॉम को घर ले गया है और वांगी भी अब रिकवर कर रहे हैं, जो जानकर उसे रिलीफ मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम मेंबर्स को न्यूज़ मिलती है कि पास ही के स्कूल में कुछ स्टूडेंट फंस गए हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। सीचुआन तो अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर उन बच्चों को बचाता है। शूलई भी, जो कि अब एक स्पेशल रिपोर्टर बन चुकी थी, उनके साथ सीन तक जाती है ताकि न्यूज़ कवर कर सके। उस शाम को एक और आफ्टर शॉक आया था और उसमें फांगशी सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान घायल हो गया था। उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। दूसरी ओर फांगशी ने जो कैरेक्टर जैंग को दिया था वो टूट जाता है, जिससे जैंग को एहसास हो चुका था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तभी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि हुआनिंग में मेडिकल रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि एक्सपीरियंस सर्जन्स को वहाँ पर भेजना चाहिए। जैंग सबसे पहले वॉलंटियर बनने का डिसाइड करती है। इस बार वो फांगशी का और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। वहीं सर्च डॉग भी इतने थक गए थे कि उनमें अब एनर्जी नहीं बची थी। तब शूलई, जो कि एक डॉग ट्रेनर थी, वो उनका ध्यान रखने लग जाती है। जैंग भी अब वहाँ पर पहुँचकर जब टेंट में फांगशी को अनकॉन्शियस स्टेट में देखती है तो उसे अपनी दिल की बात कह देती है कि वो भी अब उसे पसंद करने लगी है। अगले दिन अब जब फांगशी की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि शायद उसने अपना सपना देखा हो, लेकिन जब उसे अपने बिस्तर के पास जैंग का पेन दिखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो सपना नहीं था। वो तुरंत ही अब जैंग के पास भाग कर जाता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश थे और आपस में बातें करने लग जाते हैं। जाते वक्त फिर लियू फांगशी के साथ मजाक करती है, ये बोलकर कि सभी लोग मेडिकल पॉइंट जा रहे थे सीरियस फेस के साथ, पर सिर्फ फांगशी के चेहरे पर खुशी थी। वहीं शूलई देखती है कि सीचुआन के हाथ में काफ़ी चोट के निशान हैं, तो वो इमोशनल हो जाती है। पूरे दिन की थकान के बाद सीचुआन उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। सीन फिर शीशी पर आता है जहाँ पर एक टीवी प्रोग्राम वाले उसे लव इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर रहे थे। जब वो हुओ को कंपनी में ढूंढने के लिए आई थी तो उसे फांग से पता चलता है कि हुओ तो शूलई को ढूंढने के लिए हुआनिंग चला गया है। शीशी को पता था कि हुआनिंग में अर्थक्वेक आया है।
पर उसने सोचा भी नहीं था कि वो शुलाई के लिए वहाँ पर चला जाएगा, लेकिन उसे हुओ से अब सच में प्यार था, इसीलिए वो भी वॉलंटियर बनकर वहाँ पर चली जाती है। तब उसे समझ में आता है कि शायद उसने खुद को भी ठीक से नहीं समझा है। उधर हुआ भी टाउन पहुंच जाता है, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उसे बीच रास्ते से उतरकर चलना पड़ता है। तभी वो वहाँ पर शीशे को वॉलंटियर यूनिफॉर्म में देखता है। वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो शूलाई को ढूंढने के लिए जाएगा, तो शीशे भी ज़बरदस्ती उसके पीछे चल पड़ती है। रास्ते में एक और आफ्टर शॉक आता है जिसमें शीशे के सर पर चोट लग जाती है। तब वो उसे अपने कंधे पर उठाता है और अंधेरे रास्ते और बारिश में चलता रहता है। फाइनली उसे एक रेस्क्यू टीम मिल जाती है। वो रेस्क्यू टीम हुआ और शीशे को मेडिकल पॉइंट पर लेकर जाते हैं, जहां हुआ को पता चलता है कि ये लोग सिचुआन की टीम के मेंबर्स हैं। तो तुरंत ही शुलाई को ढूंढने के लिए उसके साथ निकल पड़ता है। जब शीशे की आंख खुलती है तो उसे नर्स बताती है कि वो तो मेडिकल पॉइंट नहीं आया, वो तो रेस्क्यू टीम के साथ ही आगे चला गया। जो सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ में आ गया था कि वो अब भी सिर्फ शुलाई के बारे में ही सोचता है। जो सुनकर वो रो पड़ती है, पर इस बार उसने हुओ से पूरी तरीके से दूर रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि हुओ को शीशे की चिंता थी, पर उसे शुलाई से भी मिलना था, इसलिए उसने शीशे की डॉक्टर से कॉल पर उसकी कंडीशन के बारे में पूछा था। इस सब के बीच में लियानहुआ विलेज में एक दूसरा कोलैप्स हो गया था, जहां पर काफ़ी लोग फंस गए थे। सिचुआन अपनी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करता है और एक आदमी जो कि ड्रग एडिक्ट था, वो उन्हें टूटी हुई बिल्डिंग पार्ट्स के नीचे फंसा हुआ मिलता है। उस जगह पर कभी भी कोलैप्स हो सकता था, लेकिन एक्सकेवेटर आने में काफ़ी टाइम था, इसलिए सिचुआन और यांग खुद ही नीचे उतर जाते हैं। पर जो आदमी वहाँ पर फंसा हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि सिचुआन उसे पकड़ने आया है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे पूरी जगह ही कोलैप्स हो जाती है। वो आदमी अब बच तो गया था, पर सिचुआन और यांग खुद वहाँ पर दब जाते हैं। बाहर के लोगों का उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया था। फांगशी तो वहाँ पर तुरंत ही सर्च डॉग्स और अपनी टीम को बुला लेता है। जिस बीच हुआ जिसको कि खुद चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो फाइनली अब शुलाई के पास पहुँच गया था। शुलाई तो उसे देखकर काफ़ी हैरान रह गई थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।